Hello students, welcome to this session 3 of conic sections. Myself Anurag Goyal from Vidya Mandir classes. तो अभी तक जो हमने सीख लिया है दैट इज बेसिक एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म्स. बहुत सारे रिजल्ट्स हमने पिछली क्लास में पैरामेट्रिक फॉर्म बेस्ड किए थे, टेंजेंट नॉर्मल बेस्ड. तो अब थोड़े से और जनरलाइज रिजल्ट्स ऑन कोनिक सेक्शन और प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे आज के सेशन पे. तो लेट अस स्टार्ट. तो लेट अस कंसीडर द कर्व s इज इक्वल टू 0. ये हमारा कर्व है जिसमें s की इक्वेशन इज इन जनरल फॉर्म. लेट्स से ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. और ये कर्व कुड बी अ सर्कल और अ पैराबोला और एन एलिप्स और हाइपरबोला. उसकी हमने कंडीशन फर्स्ट सेशन में सीख ली थी कि कब ये इक्वेशन सर्कल होती है, कब पैराबोला होती है, कब एलिप्स होती है, कब हाइपरबोला होती है, बेस्ड ऑन योर डेल्टा, जो जिससे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंडीशन आई थी. ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि ये इक्वेशन कब सर्कल है. सर्कल कब होती थी? जब ए और बी सेम हो, नॉट इक्वल टू 0 एंड एच 0 हो, एक्स वाई का कोएफिशिएंट मिसिंग हो और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट सेम हो. सिमिलरली अगर पैराबोला के लिए कंडीशन थी डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू ए बी. Similarly, ellipse when delta is not equal to 0, h square is less than ab, and hyperbola when delta is not equal to 0, h square is more than ab. तो अंडर वेरियस कंडीशन कि ये इक्वेशन हमारे को लेट्स से एज्यूम है कि सर्कल है या पैराबोला है या एलिप्स है या हाइपरबोला है. एंड लेट अस कंसीडर अ पॉइंट p x1 y1. एक पॉइंट इनटू कंसीडरेशन है पॉइंट p x1 y1. तो अब मैं कुछ रिजल्ट्स बोल रहा हूँ दैट इज जेनरिक, मतलब जो इन सारे कर्व्स के लिए वैलिड है. मतलब वन इज s1. s1 इज अ वैल्यू. S1 पहली बात है एक वैल्यू, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी. जो कैसे आएगी? ये जो पॉइंट इन कंसिडरेशन है x1 y1, उसको s इज इक्वल टू 0 जो कर्व है, s जो कर्व है, एक्सप्रेशन जो ये है, उसके अंदर वैल्यू को पुट कर देंगे. x की जगह x1, y की जगह y1. तो इट विल बी ax1 स्क्वायर प्लस 2hx1 y1 प्लस by1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c. तो आपको दिख रहा है क्लियरली, मैंने इक्वेशन के अंदर x की जगह x1 और y की जगह y1 वो जो न्यूमेरिकल वैल्यूज थी वो डाल दी. तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी. बेस्ड ऑन दिस वी हैव फर्दर रिजल्ट्स. तो ये s1 एक है. कई बार इसको पावर ऑफ द पॉइंट भी बोल देते हैं सर्कल में. फाइनली पावर ऑफ द पॉइंट, मतलब इसकी अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है s1 की, इस वैल्यू की विद रिस्पेक्ट टू x1 y1 इसकी काफ़ी वैल्यू है. ठीक है, फर्दर वी हैव t. तो t इज अ लीनियर एक्सप्रेशन. T is a linear expression obtained by following substitution in S. Obtained by these substitution or following substitutions in S. वो जो हमारा S कर्व है, कर्व के अंदर हम कुछ सब्स्टिट्यूशंस करते हैं. दैट इज एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं x1 x से. वो जो एक्स स्क्वायर है, मतलब ये जो एक्स स्क्वायर है, इसको रिप्लेस कर देते हैं x1 टाइम्स x1 टाइम्स x. मतलब p के जो एब्सिस आता है x1 दैट इंटू x, मतलब जो पहले क्वाड्रेटिक थी एक्स स्क्वायर की टर्म, वो अब कॉन्स्टेंट इंटू x होकर लीनियर बन जाएगी. एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर को x1 x. सिमिलरली y स्क्वायर इज गेट रिप्लेस्ड बाय y1 y. x is replaced by x plus x1 by 2, or you may say 2x is replaced by x plus x1. मतलब ये जो x है लीनियर, इसको रिप्लेस करेंगे हम x plus x1 से. आप ये भी कह सकते हो या फिर ये कह सकते हो कि ये जो 2x है, अगर हम g को छोड़ दें खाली, ये जो 2x है इसको रिप्लेस कर दोगे x plus x1 से. तो x को रिप्लेस करोगे x plus x1 by 2 से और 2x को रिप्लेस करोगे x plus x1 से. सिमिलरली y is replaced by y plus y1 by 2, or you may say 2y is replaced by y plus y1.
ओके, एक्स वाई इफ देयर, मतलब अगर एक्स वाई की टर्म भी है कोनिक सेक्शन में, कोनिक कर्व में, तो एक्स वाई इज रिप्लेस बाय वाई वन एक्स प्लस एक्स वन वाई, वाई वन एक्स प्लस एक्स वन वाई बाई टू. और सिमिलरली अगेन यू कैन से 2xy is replaced by y1x plus x1y, x1y, and remaining constant, all other constants, maybe g, maybe f, maybe c, all constant as it is, untouched. जो जो constant है वो अपनी प्लेस पे रहेंगे. तो अगर मैं ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करूँ इन s, मतलब ये जो हमारा s है, ये जो कर्व है, इस s एक्सप्रेशन में ये सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर रहा हूँ. डोंट से t इक्वल टू जीरो, मतलब अभी t में वो एक्सप्रेशन में रिप्लेसमेंट कर दो. तो इट विल बी a x1x a x1x plus h y1x plus x1y plus b y square is replaced by y1y g x plus x1 f y plus y1 plus c. ये रट लेना है आपको बिल्कुल बिल्कुल टिप्स पे. एक्स स्क्वायर को x1x, वाई स्क्वायर को y1y, एक्स वाई को y1x प्लस x1y बाई टू, एक्स को x प्लस x1 बाई टू, वाई को y प्लस y1 बाई टू. ठीक है, तो अगर ये तीन चीज़ें आ गई. s जो कर्व था s1, यहाँ पे हमारे पास तीन चीज़ें आ गई. s वो एक्सप्रेशन ऑफ कर्व, ये हमारा कर्व है. देन वी हैव t, ये हमारा लीनियर एक्सप्रेशन है. और एक आ गया हमारा यहाँ पे से S1 वो वैल्यू है, वो एक वैल्यू है. तो बेस्ड ऑन दीज थ्री S1 एंड T हम कुछ रिजल्ट्स मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे. तो फर्स्ट पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, P x1 y1, पोजीशन ऑफ पॉइंट P x1 y1 विद रिस्पेक्ट टू कर्व s is equal to 0. पोजीशन ऑफ पॉइंट P x1 y1 विद रिस्पेक्ट टू कर्व s is equal to 0. तो अगर हमारा S1 P पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करने पे S में जो वैल्यू आ रही थी S1, वो पावर ऑफ अ पॉइंट S1, अगर वो पॉजिटिव आ रहा है, देन पॉइंट इज आउटसाइड दैट कर्व. मतलब कर्व यूँ है और ये यहाँ पे बड़ा होगा, मतलब कहीं आउटसाइड, पॉइंट इज आउटसाइड. दैट इज ट्रू फॉर सर्कल, पैराबोला एंड एलिप्स. हाइपरबोला में रिवर्स हो जाता है. अभी मैं लिखूंगा इफ इट इज लेस देन 0 इट विल बी इनसाइड, सेम, मतलब कर्व के अंदर होगा पॉइंट. सेम फॉर सर्कल, पैराबोला एंड एन एलिप्स. एंड इफ इट इज इक्वल टू 0 तो इट इज ऑन, कर्व के सर्कमफ्रेंस के ऊपर होगा. कुड बी सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला. बट हाइपरबोला के केस में ये जो इनसाइड और आउटसाइड की कंडीशन थी वो रिवर्स कर जाती है. मतलब हाइपरबोला के केस में इफ S1 इज पॉजिटिव देन इट इज इनसाइड फॉर हाइपरबोला, एंड इफ इट इज लेस देन 0 इट इज आउटसाइड इन हाइपरबोला. So that is the results based on S1. Further, equation of tangent at point P x1 y1, usually also called as point form. मतलब अगर पॉइंट P के रिस्पेक्ट में जो S1 आ रहा है वो इक्वल टू 0 है, दैट इज पॉइंट इज ऑन दी कर्व. अगर पॉइंट कर्व के ऊपर है, कुड बी सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला. ये सर्कल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है. पॉइंट सरफेस के ऊपर है, वो पॉइंट जनरल x1 y1 फॉर्म में हो सकता है, पैरामेट्रिक फॉर्म में हो सकता है सर्कल की या पैराबोला की पैरामेट्रिक फॉर्म जैसे y स्क्वायर 4x की 80 स्क्वायर 280 थी. तो अगर y स्क्वायर 4x पे 80 स्क्वायर 280 ऑन दी कर्व है, तो पॉइंट अगर ऑन दी कर्व है और उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, तो फॉर पर्टिकुलरली कोनिक सेक्शन, मतलब चाहे वो सर्कल हो, चाहे पैराबोला, चाहे एलिप्स, चाहे हाइपरबोला, दैट इक्वेशन इज गिवन बाय, इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट इज गिवन बाय t इज इक्वल टू 0. मतलब आप उस सर्कल में या पैराबोला की इक्वेशन में या एलिप्स की इक्वेशन में, हाइपरबोला की इक्वेशन में जब ये रिप्लेसमेंट कर दोगे, एक्स स्क्वायर को x1x, x1x, एक्स स्क्वायर को x1x, वाई स्क्वायर को y1y,
लीनियर टर्म ऑफ x को x प्लस एक्स वन बाई टू, वाई को y प्लस वाई वन बाई टू, और अगर x y की टर्म है तो उसको y1x प्लस एक्स वन वाई बाई टू, ये रिप्लेसमेंट करने के बाद जो t आएगा लीनियर एक्सप्रेशन, उसको जीरो के इक्वेट कर दोगे, देन यू गेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और अदरवाइज अगर वो कर्व नहीं है, कोई भी रैंडम कर्व है, कोनिक सेक्शन नहीं है, तो आपके पास टूल है डेरिवेटिव, मतलब आप इसकी इक्वेशन डेरिवेटिव फॉर्म में लिख सकते हो, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ दैट कर्व एट एक्स वन वाई वन इंटू एक्स माइनस एक्स वन यूजिंग डेरिवेटिव्स। मतलब डेरिवेटिव एट अ पॉइंट ऑफ द कर्व, किसी कर्व का डेरिवेटिव एट अ पॉइंट गिव्स यू एक स्लोप, मतलब ये आपका स्लोप हो जाएगा। और उसके बाद आपको दिख ही रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाइए, स्लोप y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप टाइम एक्स माइनस एक्स वन, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। सिमिलरली अगर नॉर्मल निकालनी है तो नॉर्मल की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन से निकाल सकते हो, स्लोप से नेगेटिव रेसिप्रोकल स्लोप ले लेंगे, तो इट विल बी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन बाय डी वाई बाई डी एक्स टाइम्स एक्स माइनस एक्स वन। That is equation of tangent in point form. Further chord of contact, if point is outside the curve, कि अगर x1 y1 पॉइंट जो है वो आउटसाइड द कर्व है, मतलब s1 जो है उसके रिस्पेक्ट में पॉजिटिव आ रहा है फॉर पैराबोला, एलिप्स, सर्कल, और नेगेटिव आ रहा है फॉर हाइपरबोला, मतलब अगर s1 निकाला और वो पॉजिटिव आ रहा है तो फॉर पैराबोला, एलिप्स और सर्कल इट इज आउटसाइड, और नेगेटिव आ रहा है तो फॉर हाइपरबोला इट इज आउटसाइड। तो पॉइंट अगर आउटसाइड द कर्व है तो उस पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती है उसके सरफेस पे, कर्व के कोनिक सेक्शन पे। अब ये जो मैंने ब्रांच बनाई है ये सर्कल की हो सकती है, कुड भी पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला की ब्रांच हो सकती है, तो दो टेंजेंट्स बनेगी, तो उनके पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है उसको कहते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। So it is line joining points of contact of tangents from P, points of contact of tangents from outside point P। तो line joining points of contact of tangents from P, जो इक्वेशन आएगी, मतलब जो AB की इक्वेशन है, दैट इज ऑल्सो T इज इक्वल टू जीरो। तो इंटरेस्टिंगली t इक्वल टू जीरो जब पॉइंट ऑन दी कर्व था, तो उस पॉइंट के लिए वो जब ऑन दी कर्व था तो उस पर t इक्वल टू जीरो गिव्स यू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, बट इफ इट इज एन आउटसाइड पॉइंट और फिर आप वही t एक्सप्रेशन निकाल के इक्वल टू जीरो करोगे तो यू गेट अ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन। ओके, एंड लेट्स से पेयर ऑफ टेंजेंट्स क्या है यहाँ पे, कि अगर पॉइंट आउटसाइड द कर्व है, पॉइंट इज आउटसाइड द कर्व एंड उससे दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो रही है कर्व के सरफेस पे, टचिंग द कर्व एट ए एंड बी, तो जो PA की और PB की सेपरेट इक्वेशंस हैं, लेट्स से लाइन 1 इक्वल्स टू 0 एंड लाइन 2 इक्वल्स टू 0, ये दो सेपरेट इक्वेशंस आएंगी टेंजेंट्स की। एक लाइन 1 की इक्वेशन होगी लीनियर एक्सप्रेशन और एक लाइन 2 की लीनियर एक्सप्रेशन होगी। तो ये जो लाइन 1 और लाइन 2 का प्रोडक्ट करके इक्वल टू 0 होगा, मतलब जो भी हमारी लीनियर इक्वेशन होगी कुड बी a1x प्लस b1y प्लस c1 टाइम्स a2x प्लस b2y प्लस c2, और मे बी ऐसे फैक्टर फॉर्म में ना होकर बिल्कुल ओपन की हुई हो, ब्रैकेट्स खोल देंगे और लाइक टर्म्स को क्लब कर देंगे, मतलब एक्स स्क्वायर की टर्म, वाई स्क्वायर की टर्म, एक्स वाई की टर्म, लीनियर टर्म ऑफ एक्स, लीनियर टर्म ऑफ वाई, कांस्टेंट टर्म मर्ज करके जो इक्वेशन आएगी वो एक सेकंड डिग्री की इक्वेशन होती है इन टू वेरिएबल्स एक्स वाई में। तो उस इक्वेशन को लेने के लिए पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन इज गिवन बाय S1s इज इक्वल टू टी स्क्वायर, S1s इज इक्वल टू टी स्क्वायर, जिसमें S1 था वो वैल्यू ऑफ द पॉइंट, वो जो पॉइंट P x1 y1 दिया हुआ है उसको सब्स्टिट्यूट करके एक वैल्यू आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, इनटू कर्व की इक्वेशन S इज इक्वल टू टी स्क्वायर। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, पैराबोला है अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, पॉइंट P है x1 y1, तो व्हाट इज दिस इक्वेशन कमिंग आउट टू बी, दिस इक्वेशन विल बी व्हाट इज S1, x1 y1 को इस कर्व में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ऑब्वियसली हमने कर्व की इक्वेशन S इज इक्वल टू 0 फॉर्म में लिखी थी, तो अभी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो इसके रिस्पेक्ट में S क्या हो जाएगा, इसका S हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4ax। तो ऑलवेज टेक राइट हैंड टर्म, राइट में अगर कोई टर्म है उसको जीरो बना दो लेफ्ट में लाके, तो वाई स्क्वायर माइनस 4ax एस हो गया, ठीक है। तो S1 क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा आपका y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, हमने xy की जगह x1 y1 रिप्लेस कर दिया, व्हाट विल बी t हो जाएगा आपका y1y
वाई स्क्वायर को वाई वन वाई से रिप्लेस करना था, एक्स स्क्वायर की कोई टर्म ही नहीं है, तो टर्म ही नहीं है तो कुछ रिप्लेस ही नहीं कर पाएंगे। माइनस 4ax की जगह 2a रख लिया और एक 2x आ गया, 4a को लिख लिया 2a इंटू 2x, तो 2a रिटेन करा और 2x को रिप्लेस कर दिया x प्लस x1 से। तो हमारी पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन क्या हो जाएगी, s1s दैट इज y1 स्क्वायर माइनस 4ax1। ये एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, मतलब आपको ये बड़ा सा बाइनोमियल लग रहा है, बट ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, इनटू वाई स्क्वायर माइनस 4ax, ये हो गया s इज इक्वल टू y1y माइनस 2a टाइम्स x प्लस x1 के ब्रैकेट का होल स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ड्रॉन फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट x1 y1। तो ऐसे करके देखिए कि एक्सप्रेशन तो बड़ा ही आएगा हमेशा, पेयर ऑफ टेंजेंट्स का जो एक्सप्रेशन आएगा ये देखने में बहुत छोटा है एज अ फॉर्मूला, मतलब s1s इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है s1s इज इक्वल टू टी स्क्वायर देखने में बहुत छोटा है, बट फाइनली जो एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो बड़ा सही आएगा। तो अभी तक हमारे रिजल्ट्स क्या क्या आ गए हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट t इक्वल टू 0 होती है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पेयर ऑफ टेंजेंट्स s1s इज इक्वल टू टी स्क्वायर होता है, एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स एट अ पॉइंट p इज t इक्वल टू 0 अगेन, t इक्वल टू 0, और हमने t इक्वल टू 0 निकालना सीख लिया, और s हमारा कर्व होता है, s1 होती है वैल्यू, t होता है ये लीनियर एक्सप्रेशन, और s होता है कर्व, s होता है ये कर्व फाइनली। तो नेक्स्ट रिजल्ट इज इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हैविंग मिड पॉइंट x1 y1, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड with midpoint also considered as midpoint form, मतलब जस्ट याद कर रखें कि पॉइंट्स ऑफ से हमने इसको नाम दे दिया लेट्स से मिडपॉइंट फॉर्म, ताकि रेफर करते हुए हम कह देंगे मिडपॉइंट फॉर्म। तो अगर कर्व के इनसाइड एक पॉइंट है x1 y1 और वो लेट्स से सेंटर नहीं है, सेंटर ऑफ द कर्व नहीं है, सेंट्रल कोनिक का कर्व सेंटर नहीं है, मतलब जैसे सर्कल का सेंटर होता है, एलिप्स का सेंटर होता है, लेटर ऑन आएंगे अभी हम, तो सेंटर नहीं है, अगर इट इज नॉट एट सेंटर, पॉइंट इनसाइड है, तो उसका मतलब जो उसके कॉरस्पॉन्डिंग s1 आएगा वो नेगेटिव आएगा फॉर पैराबोला, एलिप्स एंड सर्कल, एंड पॉजिटिव आएगा फॉर हाइपरबोला फाइनली। तो अगर पॉइंट इनसाइड है तो उस पॉइंट से देयर विल बी ओनली वन कॉर्ड जिसका वो मिड पॉइंट होगा, मतलब x1 y1 जो हमारा पॉइंट है वो मिड पॉइंट होगा, this will be midpoint, there is only one chord, and equation of that chord is given by t is equal to s1, midpoint form, equation of chord having midpoint x1 y1 is t is equal to s1। तो मतलब अगर मैं लेट्स से पैराबोला के लिए लिखूं कि पैराबोला है y square इक्वल्स 4ax, y square इक्वल टू 4ax, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग t आया था x1 y1 का y1y माइनस 2a x प्लस x1। तो अगर मैं इसको 0 के इक्वेट कर दूंगा तो जब पॉइंट ऑन था तो टेंजेंट आ रही थी, और ये पॉइंट जब अगर पॉइंट आउटसाइड था तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आ रही थी, बट अब इस t को नंबर के इक्वेट करना है, और नंबर क्या आ रहा है, वो जो पॉइंट को पुट करके न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है वो आ रही है y1 स्क्वायर माइनस 4a x1। तो ये जो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड आई है, दिस कॉर्ड रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ कॉर्ड having midpoint at x1 y1 to the parabola y square equal to 4x, y square equal to 4x के अंदर एक पॉइंट x1 y1 और उस पॉइंट को मिड पॉइंट लेके जो कॉर्ड बनेगी, यूनिक कॉर्ड, वो ये है फाइनली y1y माइनस 2a इंटू x प्लस x1 t इज इक्वल टू s1 y1 स्क्वायर माइनस 4a x1। तो दीज आर द वेरियस रिजल्ट जो जेनरिक है, जो सब पे लगेंगे। अभी मैंने एग्जांपल पैराबोला के लिए सारे, मतलब अगर लेट्स से मैं एलिप्स का भी इसी में एक एग्जांपल लिखूं, मतलब अगर इक्वेशन एलिप्स होती है x स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इस एलिप्स के बाहर एक पॉइंट x1 y1 होता, इस एलिप्स के एक बाहर एक पॉइंट s1 y1 होता, वो तब होता जब s1 पॉजिटिव आएगा। तो उस पॉइंट से जो दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती है सरफेस पे, दो टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकती है, तो उनको ज्वाइन करने वाली लाइन कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, COC इन शॉर्ट, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट इज गिवन बाय सिंपली t इक्वल टू 0। तो t क्या आएगा x1 y1 का, इट विल बी x स्क्वायर को x1x, कॉन्स्टेंट सारे एज इट इज, y1y बाई b स्क्वायर, और लेट्स से -1 लेफ्ट में ले आया 1 को, इज इक्वल टू 0। दिस इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट।
अगर एलिप्स के सरफेस के ऊपर होता x1 y1 तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टेंजेंट बनती, टेंजेंट इज गिवन बाय अगेन t इक्वल टू 0, दैट इज x1x बाय a स्क्वायर प्लस y1y बाय b स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और यू में से इज इक्वल टू 1। और अगर पॉइंट एलिप्स के इनसाइड होता, पॉइंट इनसाइड होता और उस इनसाइड पॉइंट से एक यूनिक कॉर्ड ड्रॉ होती जिसका वो पॉइंट मिड पॉइंट होता, तो दैट इक्वेशन इज गिवन बाय x1x बाय a स्क्वायर प्लस y1y बाय b स्क्वायर माइनस 1, ये तो हो गया t इज इक्वल टू x1 y1 को उस एलिप्स में सरफेस में डाल देंगे तो यू गेट x1 स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर बाय b स्क्वायर माइनस 1, तो बाय चांस ये माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड हैविंग मिड पॉइंट एट x1 y1 टू द एलिप्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये जितने भी रिजल्ट लिखे हैं ये सब पे एप्लीकेबल है, तो इसलिए बहुत ही बिल्कुल माइंड में टिप्स पे होने चाहिए सारे के सारे रिजल्ट, ताकि हम डायरेक्टली इनको यूज़ कर सकें। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग। Okay, so this is the question. It says if chord which is not a tangent of the parabola y square is equal to 16x, so there is a rightward parabola y square is equal to 16x, वो कह रहा है कि chord है जो कि टेंजेंट नहीं है to this parabola, has the equation y 2x plus y equals to p, 2x plus y equals p। तो एज सच p तो नहीं पता बट स्लोप दिख रहा है, स्लोप -2 का है, तो मैं ऐसे ही रैंडम कॉर्ड ड्रॉ कर देता हूँ हैविंग स्लोप ऑफ -2, तो इट इज 2x प्लस y इक्वल्स p। नेगेटिव स्लोप है तो मैंने ऑब्ट्यूज एंगल में बनाई और उसका स्लोप -2 है, तो ऐसे रैंडमली बना दो 2x प्लस y, p चेंज होगा तो अलग अलग लाइन्स आती जाएंगी फाइनली। ठीक है, तो अब क्या निकालना है हमें, इट सेज एंड मिड पॉइंट एच के, तो इस कॉर्ड का मिड पॉइंट जो है उसने मेंशन कर रखा है, इट इज h, k, इस कॉर्ड का मिड पॉइंट इज गिवन टू बी इक्वल टू h, k, ये इसका मिड पॉइंट है। तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ पी, एच एंड के, हमें निकालना है पी क्या है, एच क्या है एंड के क्या है फाइनली। और मल्टी करेक्ट है, जेई एडवांस का क्वेश्चन है 2017 का, लास्ट टू लास्ट ईयर का। ओके, तो अब एच के दो तरीके हैं, या तो आप पैरामीट्रिक फॉर्म से चले जाओ कि एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट 81 स्क्वायर 281 मान लेते हैं, तो लेट इट बी कि ये जो एंड पॉइंट्स हैं ये मान लेते हैं, ए दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है, यस इट इज़ 4 इंटू 4x, ए 4 हो गया, तो एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, ए के कोऑर्डिनेट हो गए आपके 8t1 स्क्वायर 4t1 स्क्वायर कॉमा 2a t1 मतलब 8t1, और सेकेंड एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए आपके सिमिलरली 4t2 स्क्वायर t2 पॉइंट कॉमा 8t2। तो हमारे पास कई सारे रिजल्ट्स थे जो हमने पिछली क्लास में किए थे कि स्लोप ऑफ ए बी कितना आ गया 2/t1 प्लस t2, 2 अपॉन सम ऑफ द पैरामीटर, ये किसके इक्वल हो गया, स्लोप जो गिवन है -2 के, तो दैट गिव्स यू t1 प्लस t2 एज -1, एक रिजल्ट, ये एलिमिनेशन में काम आएगा। फर्दर वी हैव h की वैल्यू हो जाएगी आपका मिड पॉइंट है क्योंकि 81 स्क्वायर 82 स्क्वायर का, तो इट मस्ट बी 2 टाइम्स ऑफ t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, 4t1 स्क्वायर प्लस 4t2 स्क्वायर बाई 2, और k की वैल्यू हो जाएगी 81 प्लस 82 बाई 2, दैट इज 4 टाइम्स ऑफ t1 प्लस t2। तो अब आपके पास ये तीन इक्वेशंस आ गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और इन तीनों का यूज करके मेरा एम है एच के पे हमें लोकस निकालना है, नहीं हमें एच के की वैल्यूज प्रिडिक्ट करनी है। ठीक है, तो k तो इस इक्वेशन से क्लियर कट, k की वैल्यू तो आ गई -4 क्योंकि t1 प्लस t2 -1 हो गया था, k की वैल्यू -4 हो गई, तो k मस्ट बी -4, तो k -4 हमारे पास दो ऑप्शन में है, तो इनफैक्ट बी और डी ऑप्शन रिजेक्ट हो गई, k कैनॉट बी -3 कैनॉट बी -3, k इज -4, तो या तो ये होगा या ये होगा फर्दर। ओके, और h की वैल्यू हमारी जनरेट हो रही है कि h मस्ट बी पॉजिटिव, h मस्ट बी पॉजिटिव, तो चलो दोनों ऑप्शन में ही है। और फर्दर आई कैन से, और तो हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है नहीं, तो p निकालना था, p पॉजिटिव आएगा कैरेक्टेड, मतलब p जो था इस लाइन का वो y इंटरसेप्ट है, y इक्वल टू -2x प्लस p, y इज इक्वल टू -2x प्लस p आ रहा है, तो p हमारा पॉजिटिव आ रहा है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, 4 इंटू 4 4x था, तो हमने 81 स्क्वायर 281 कंसिडर करा, 4t1 स्क्वायर 8t1 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट हमने कंसिडर किया 42 स्क्वायर 82, 2/t1 प्लस t2 इक्वल हो गया स्लोप के, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -2, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज -2, हमने -2 के इक्वेट किया, वी गेट t1 प्लस t2 इज -1,
T1 plus T2 is -1 gives you k is equal to -4. तो k -4 आ गया, तो हमारा या तो फर्स्ट ऑप्शन है या सी ऑप्शन है, और p डेफिनेटली पॉजिटिव होगा इसका, p क्योंकि y इंटरसेप्ट इस लाइन का, तो p हमारा पॉजिटिव ही होगा, तो क्योंकि स्लोप नेगेटिव है तो p पॉजिटिव होगा। तो एज सच ऑप्शन सी तो करेक्ट बैठ ही रही है, बाकी तो एज सच बाकी तो रिजेक्ट ही हो गई, p कैन नॉट बी नेगेटिव इन दिस केस ऑल्सो, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो और कोई चॉइस तो है नहीं हमारे पास करने के लिए। टेंजेंट कब होती है? टेंजेंट होती है अगर हमारा y इक्वल टू -2x में, y इक्वल टू -2x प्लस p में p कितना होता? a बाई एम, a इसका था हमारा 4, a 4 था बाई m -2, तो इट इज़ -2 ओनली, p -2 ही दिया हुआ है। इनफैक्ट हमारी ऑप्शन a भी रिजेक्ट होती दिख रही है इस तरीके से, तो p कैन नॉट बी -2 ऑल्सो, क्योंकि p -2 पे तो हमारी लाइन जो है, if a chord which is not a tangent of the parabola this has the equation 2x plus y equals to p and the midpoint hk, then which of the following is or are possible values of p, h and k? तो एक बार दोबारा देखते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 16x में 4 इंटू 4, 4x में a 4 हो गया, 81 स्क्वायर 281 में हमारा 41 स्क्वायर 81, 42 स्क्वायर 82, स्लोप ऑफ कॉर्ड हमारी थी 2 बाई T1 प्लस T2, तो इट मस्ट बी 2 बाई T1 प्लस T2 इक्वल टू स्लोप ऑफ कॉर्ड दैट इज -2, तो हमने -2 की इक्वेट किया, वी गेट T1 प्लस T2 इज -1, T1 प्लस T2 इज -1, तो कोऑर्डिनेट ऑफ K हो गए, K इज मिड पॉइंट, तो 81 82 का कोऑर्डिनेट हो गया 4 टाइम्स T1 प्लस T2 विच इज -4। Particularly p -2 पे this equation is coming out to be tangent instead of, तो कुछ या तो आंसर क्या हो गया? आंसर आपका हो गया सी, क्योंकि पर्टिकुलरली p इक्वल टू -2 पे, p इक्वल्स टू -2 पे आपकी टेंजेंट बन जाएगी, बट हमारे को वैसे भी आपको जजमेंट मिल रही है कि p पॉजिटिव ही होना पड़ेगा इसके अंदर, तो आंसर की इज सी। और हम h डिटर्मिन नहीं कर पाएंगे, बस इतना कह पाएंगे कि h पॉजिटिव है, h पॉजिटिव है, तो h की सारी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, h पॉजिटिव है, तो h इज 3, k इज -4, p इज 2। Okay, now look at this question. It says the circle x square plus y square is equal to 3. There is a circle with center O intersects the parabola x square is equal to 2 by at the point P in first quadrant. तो एक सर्कल इन्वॉल्व है इसमें, that is x square plus y square is equal to 3, इसका सेंटर ओरिजिन है, रेडियस 3 है, then there is a parabola x square is equal to 2y which is an upward parabola, they intersect at a point P in first quadrant, now it says the length let the tangent to the circle C1, इसने सर्कल का नाम दिया है C1, वो कह रहे P पे टेंजेंट ड्रॉ करी टू सर्कल, P पे हमने टेंजेंट ड्रॉ करी टू सर्कल, and it says if tangent at P to the circle C1, that the tangent to the circle C1 at P touches the other two circles C2 and C3 at R2 and R3 respectively। तो जो दो सर्कल और दिए हुए हैं इस पर क्वेश्चन में कि P पे हमने टेंजेंट ड्रॉ की सर्कल पे, और ये टेंजेंट दो सर्कल्स को और टच कर रही है, सर्कल C2 एंड C3, जिनका रेडियस दिया हुआ है 2√3, दोनों का रेडियस 2√3 का है, और दोनों के सेंटर्स जो कि इसने लेबल कर रखे हैं Q2 एंड Q3 आर लाइंग ऑन वाई एक्सिस, तो एज सच एक तो यहाँ पे आराम से दिख जाएगा कि अगर हम यहाँ पे जैसे वाई एक्सिस को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं ऊपर, यहाँ पे एक सेंटर लेके मे बी यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं ऑफ रेडियस √2√3 ऑफ रेडियस
2√3, ये हमने बना दिया। ये एक सर्कल है जिसका रेडियस 2√3 का है और वो सेम लाइन टेंजेंट को टच कर रहा है एट पॉइंट, लेट्स से ये C2 ही बोल देते हैं इसको, दिस इज C2, और ये टच कर रहे हैं R2 और R3 पे, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमने मान लिया R2। तो ऐसा ही एक सर्कल और आ रहा होगा, क्योंकि मतलब अभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो कुछ ऐसा, मतलब अगर मैं यहाँ पे एक दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कुछ यूँ मे बी टचिंग द सेम लाइन एट लेट्स से R3, लेट्स से R3। तो अगर हम एक और सर्कल ड्रॉ कर ही देते हैं कुछ, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ रहा है R3, इसका एक सर्कल 2 का सेंटर उसने Q2 मेंशन किया हुआ है, सर्कल 3 का सेंटर उसने Q3 मेंशन किया हुआ है, सर्कल 3 का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट मेंशन किए हुए R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली, एक का R2 एक का R3। तो ये तो जो डेटा दिया हुआ तो हमने बना दिया। दोनों सर्कल 2 और सर्कल 3 दोनों की जो रेडियस है वो सेम है 2√3। तो अब हमें बाकी सारा डेटा निकालना है, व्हाट इज Q2 Q3, व्हाट इज R2 R3 एक्सेट्रा, ये सब डेटा निकालना है। तो इसमें पैराबोला से ज़्यादा सर्कल का वेटेज ज़्यादा है, मतलब सर्कल के रिजल्ट ज़्यादा लग रहे हैं। पैराबोला तो एक सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए है कि P, उसके बाद तो उसका रोल खत्म हो गया, बाकी सारा क्वेश्चन सर्कल का है पहले। ठीक है, तो P के कोऑर्डिनेट हम निकाल लेते हैं पहले। तो P के कोऑर्डिनेट निकलेंगे बाय सॉल्विंग द इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड साइमल्टेनियसली विद द सर्कल विच इज x² + y² = 3। तो x² को 2y डालते हैं तो यू गेट y² + 2y - 3 = 0। मैं सर्कल को और पैराबोला को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये स्प्लिट भी हो रही है आराम से, y + 3 y - 1 = 0। तो y की वैल्यूज आ रही है -3 एंड 1, तो -3 तो हो नहीं सकता P, तो y का ऑर्डिनेट 1 ही होगा, पॉजिटिव ही होगा, तो y का ऑर्डिनेट आ रहा है 1 और कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आ जाएगी 1 डालने पे √2। तो P के कोऑर्डिनेट आ गए आपके √2, 1, P के कोऑर्डिनेट आ गए √2, 1। तो अब √2, 1 पे पहले हम सर्कल पे, जो इवन पहला सर्कल है, सर्कल 1 पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं। तो सर्कल 1 की इक्वेशन थी x² + y² = 3, ये सरफेस था। इस सरफेस पे √2, 1 लाई कर रहा होगा, आप चेक कर सकते हो पुट करके, √2, 1 इस पे लाई कर रहा होगा, 2 + 1, तो √2, 1 पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या आ जाएगी, √2x, अभी हमने लिखा था रिजल्ट, x² को x1x + y² को y1y - 3 = 0। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टचिंग ऑल द 3 सर्कल्स C1 C2 एज वेल एज C3 फाइनली। तो इसका अभी यूज है या नहीं है अभी देखते हैं। अच्छा, अब Q2 या Q3 में से किसी एक के कोऑर्डिनेट मानते हैं, क्योंकि वो y एक्सिस पे है, तो उसके कोऑर्डिनेट कुछ 0, समथिंग होंगे, तो लेट इट बी 0, अल्फा। अल्फा Q2 की एक वैल्यू होगी, अल्फा की एक वैल्यू Q3 की हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और 0 अल्फा से इस टेंजेंट का डिस्टेंस हम इक्वेट कर देते हैं 2√3 के। 0 अल्फा से इस टेंजेंट का डिस्टेंस 2√3 के इक्वेट कर देते हैं, तो 0 + अल्फा - 3, रिजल्ट आपको याद होगा, ax1 + by1 + c अपॉन √of a² + b² बाय √of √2 का स्क्वायर 2 + 1 का स्क्वायर 1 का मॉड्यूलस मस्ट बी इक्वल टू रेडियस, दैट इज 2√3। हमने सेंटर ऑफ द सर्कल C2 या C3 के सेंटर हमने माना 0, अल्फा, तो 0, अल्फा जो है वो Q2 भी हो सकता है या Q3 भी हो सकता है, पता नहीं कौन सा है, और इसका डिस्टेंस फ्रॉम दी टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो हमने भी ऑब्टेन की थी, उसको रेडियस के इक्वेट कर दिया 2√3 के। तो व्हाट आई एम गेटिंग इज अल्फा - 3 का मॉड इज इक्वल टू 2√3 × √3, दैट इज 6। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, आइदर 9 और 3 - 6 -3। तो बेसिकली Q2 के कोऑर्डिनेट हो गए 0, 9 और Q3 के कोऑर्डिनेट हो गए 0, -3। ओके, तो इसमें अगर हम यहाँ पे मेंशन भी कर दें, Q3 के कोऑर्डिनेट आपके आ गए 0, -3 और Q2 के कोऑर्डिनेट आ गए 0, 9। ठीक है, तो एक डेटा तो निकल आया, Q2 और Q3 के जो बीच का डिस्टेंस होगा वो हो गया 9 - -3 + 12। तो Q2 Q3 की लेंथ आ रही है 12, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, Q2 Q3 आ गया। अब आ गया R2 R3, तो R2 R3 हो गए आपके इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, मतलब आप ये देखो, ये आ रही है इस सर्कल
और इस सर्कल की ट्रांसवर्स या इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो गई R2 R3, R2 से लेके R3। तो उनके हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं जो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि अगर दो सर्कल्स किसी भी रेडियस के लेट्स से कंप्लीटली आउटसाइड ईच अदर हैं, तो एक उसकी होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, दो होती है मतलब दोनों की लेंथ तो सेम ही होती है, और सिमिलरली देयर इज एन इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ होती है ये 90। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं 90। तो फिर फाइनली ये जो लेंथ है, ये लेंथ और ये लेंथ सेम हो जाती है, तो पाइथागोरस लगा देते हैं ट्राइंगल पे। तो अगर सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस मैं d मान लूँ, और ये डिस्टेंस हो जाएगा डिफरेंस ऑफ द रेडियाई R1 माइनस R2, बड़े वाले रेडियस में से छोटा माइनस कर दिया, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ हो जाएगी DCT लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ कितनी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। और सिमिलरली ICT अगर इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ हो जाती है अंडर रूट में डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली पाइथागोरस से ही आती है, तो ये जो इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बनेगी उसकी लेंथ होती है अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 होल स्क्वायर, डी डिनोट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे Q2 Q3 आ चुका था, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर Q2 Q3 था। तो रिजल्ट क्या हो गया, R2 R3 क्या हो जाएगा, R2 R3 इस केस में इनडायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, तो उसकी लेंथ हो जाएगी अंडर रूट ऑफ Q2 Q3 था 12, तो 12 का स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रेडियाई हो गए 2√3 प्लस 2√3 4√3 का स्क्वायर, तो इट इज 4√3 का स्क्वायर। तो इट विल कम आउट टू बी 16 to 3 48, 144 माइनस 48, 144 माइनस 48 का स्क्वायर रूट, तो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 96, इट विल बी 16 into 6 that is 4√6, 16 into 6, so it is 4√6 is the key R2 R3, that is true, again B is also true। अब दो और चीज़ें वेरीफाई करनी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल OR2 R3, एरिया ऑफ ट्राइंगल OR2 R3 कौन सा ट्राइंगल हो गया इस फिगर के अंदर, O ये पॉइंट था, R2 पॉइंट हमारा ये था, R3 पॉइंट हमारा ये वाला था। एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल OR2 R3, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट जो आए थे R2 R3 दो नए सर्कल के साथ, उसको ऑरिजिन से ज्वाइन कर रखा है, और हमें ये एरिया निकालना है OR2 R3। तो कैन इट इज सिंपली हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट में बेस तो R2 R3 मान लेते हैं, और हाइट हो जाएगी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर O, तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर O ऑफ दिस लाइन, तो डिस्टेंस फ्रॉम दिस सेंटर टू दिस लाइन इज नथिंग बट रेडियस ऑफ द इनर सर्कल, मतलब जो OP है वो एक्चुअल में डिस्टेंस ही है, क्योंकि अंदर वाला सर्कल उसको टच कर रहा था लाइन को। तो फाइनली यू नीड टू फाइंड जस्ट हाफ इनटू, तो फॉर दिस पर्टिकुलर ऑप्शन you need to just find for this particular option you need to find half into OP into R2 R3, that is half, OP की लेंथ हो गई आपकी रेडियस ऑफ द इनर सर्कल दैट इज √3, और R2 R3 अभी हमने जस्ट ऑब्टेन किया 4√6 आया था, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 2, √6 में √3 का फैक्टर कम हो जाएगा, तो 3 into 2 6√2, तो दैट इज ऑल्सो ट्रू, 6√2 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल OR2 R3, एंड लास्टली एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQ2 Q3। तो इस फिगर में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी फिगर है ये, PQ2 Q3, PQ2 और ये जो Q3 वाला सेंटर आया था, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो अगेन इसमें भी हाफ बेस इंटू हाइट लगाते हैं, बेस Q2 Q3 को मान लेते हैं, और P का जो एप्सिसा होगा वो हाइट हो जाएगी, P का जो एप्सिसा होगा वो हाइट हो जाएगी। तो PQ2 Q3 का एरिया कितना हो गया, PQ2 Q3 का एरिया हो गया हाफ इंटू Q2 Q3 वाज 12, और P का एप्सिसा, P के कोऑर्डिनेट हमारे आए थे √2 तो एप्सिसा इसका हो गया √2, तो कमिंग आउट टू बी 6√2। तो हाँ, तो ये गलत हो गया, इट इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी 6√2, तो ये फॉल्स हो गया। तो आंसर की फॉर दिस इज ABC, आंसर की फॉर दिस इज ABC, इट इज फ्रॉम एडवांस 2016, इट्स अ गुड क्वेश्चन। तो आप देख पा रहे हो कि मतलब सर्कल के साथ पैराबोला के मिक्स्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब तो अभी मैंने एलिप्स के साथ भी आ रहे हैं, बट अभी मैंने एलिप्स वाले नहीं लिए, सर्कल और पैराबोला वाले ले लिए, सर्कल और पैराबोला के मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं।
So it says let P be the point on the parabola y square is equal to 4x which is at the shortest distance from the center of the circle S. ओके तो एक तो राइटवर्ड पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. तो आप ये भी देख रहे हो कि जनरली जो रिजल्ट्स हैं सारे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x की ही हैं, 4ax के. इसमें ये 1 है. देन देयर इज अ सर्कल S व्हिच इज गिवन बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16y प्लस 64 इज इक्वल टू 0. तो सर्कल का सेंटर कितना हो गया 2,8 माइनस g माइनस f, नेगेटिव हाफ कोफिशिएंट ऑफ x नेगेटिव हाफ कोफिशिएंट ऑफ y. x का जो कोएफिशिएंट है उसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करके हाफ करना है. तो -4 का नेगेटिव हाफ इज 2, नेगेटिव 16 का -16 का नेगेटिव हाफ इज 8. तो ये सेंटर हो गया. और रेडियस होता है ये जो सेंटर हम ऑब्टेन करते हैं उनके स्क्वायर का सम, मतलब 4 प्लस 64 माइनस g माइनस f के स्क्वायर का सम, मतलब 4 प्लस 64 माइनस कॉन्स्टेंट टर्म है हमारा 64. तो इट इज कमिंग आउट टू बी 2. तो अगर मैं 2 8 को सेंटर लेके 2 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करूं तो 2 8 समवेयर यहाँ पे कहीं पे होगा. एप्सिसा 2 ऑर्डिनेट 8 और रेडियस क्योंकि 2 का ही है और एप्सिसा भी 2 का ही था तो ये y एक्सिस को टच कर रहा होगा क्योंकि y एक्सिस से 2 यूनिट के डिस्टेंस पे ही है. ये बन गया. तो अब ये करना क्या हमें, वो कह रहा है P be a point on this parabola which is at a shortest distance from this circle. मतलब सर्कल के ऊपर पैराबोला के ऊपर एक P पॉइंट है जो सर्कल से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है. तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में जो पॉइंट होता है वो कॉमन नॉर्मल के अलाउंग होता है दो कर्व्स की. मतलब अगर दो कर्व कोई भी है रेंडमली, दो कर्व रेंडमली कोई भी है और इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखा जाए तो दैट विल बी अलोंग द कॉमन नॉर्मल जो सरफेस के दोनों पे 90 डिग्री बनाए फाइनली टेंजेंट पे, कॉमन नॉर्मल के अलाउंग. हमें पता है सर्कल के केस में नॉर्मल जो होती है वो सेंटर से पास करती है. तो एज इन मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ विच आई एम गोइंग टू कंसीडर इट एज अ नॉर्मल टू द पैराबोला एज वेल एज ऑन सर्कल. सर्कल पे तो कोई भी रेडियस नॉर्मल ही होता है तो ये कंसीडर करता है. तो ये वाला जो पॉइंट होगा इस केस के अंदर ये जो पॉइंट होगा दैट विल बी P. तो लेट्स से दिस इज P. तो P क्योंकि पैराबोला के सरफेस पे है तो P के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में. y स्क्वायर इक्वल टू 4ax में a1 है. तो पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की, इट इज 80 स्क्वायर कॉमा 280. तो इट इज a1 है तो इट इज t स्क्वायर कॉमा 2at. a1 है तो हेंस 2t, t स्क्वायर कॉमा 2t. और सेंटर के कोऑर्डिनेट हम निकाल ही चुके हैं. तो सेंटर के कोऑर्डिनेट थे हमारे 2,8. तो क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं अब ये कि जो OP है ये नॉर्मल टू दी पैराबोला है P है, नॉर्मल टू दी पैराबोला एट P. तो हमने लास्ट क्लास के अंदर बड़े सारे रिजल्ट्स किए थे. तो नॉर्मल का स्लोप आया था -t, टेंजेंट का स्लोप आया था 1/t, स्लोप ऑफ टेंजेंट वाज 1/t और स्लोप ऑफ नॉर्मल वाज -t. ये लर्न भी रखो बिल्कुल, पैरामीटर का नेगेटिव स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाता है. ये डेरिवेटिव से इजीली दिख भी रहा है. मतलब अगर आप x को t स्क्वायर मान रहे हो, y को 2t मान रहे हो तो जब dy/dx निकालोगे dy/dx तो dy/dt/dx/dt. तो dy/dt होगा 2 और dx/dt होगा 2t. 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/t तो होता है जो dy/dx होता है, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया. स्लोप ऑफ टेंजेंट नॉर्मल स्लोप -t. तो मैं -t को -t जो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट P है, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट P mn लिख रहा हूँ, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट P, इसको इक्वेट कर देता हूँ जो 2 पॉइंट फॉर्म से आएगा. इस नॉर्मल पे 2 पॉइंट दिख रहे हैं, t स्क्वायर कॉमा 2t और एक 2,8. तो मैं इसको 2,8 और t स्क्वायर कॉमा 2t को ज्वाइन करने वाले जो y2 माइनस y1 और x1 आएगा उसको इक्वेट कर देता हूँ. तो इट विल बी 2t माइनस 8 डिवाइडेड बाय t स्क्वायर माइनस 2. तो लेट्स कंप्यूट दिस. इट इज -t क्यूब माइनस इंटू माइनस प्लस 2t इज इक्वल टू 2t माइनस 8. तो 2t एक कैंसिल आउट हो रहा है और t क्यूब की वैल्यू 8 होने पे t की वैल्यू आपकी आ गई 2. यूनिक वैल्यू आ रही है t इज इक्वल टू 2. तो p के कोऑर्डिनेट क्या हो गए आपके, p के कोऑर्डिनेट हो गए आपके t स्क्वायर कॉमा 2t पॉइंट था, t को 2 पुट कर देते हैं तो इट इज 4,4. ये p के कोऑर्डिनेट आ गए. और बेस्ड ऑन दिस वी हैव सम क्वेश्चंस. फर्स्ट इज SP. S क्या था आपका, विच इज एट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. S था, मतलब ये सेंटर S था. तो सेंटर S तो हमारे को दिया हुआ था 2,8 का P से डिस्टेंस निकालना है. तो SP की लेंथ हो जाएगी आपकी अंडर रूट ऑफ S के कोऑर्डिनेट है 2,8, P के कोऑर्डिनेट है 4,4. तो 4 - 2 का स्क्वायर, 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 4 - 8 का स्क्वायर और इनमें से 8 - 4 का स्क्वायर. तो इट विल बी अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 16 √20 और इनमें से 2 √5.
2√5. यही है ऑप्शन. यस, इट इज देयर. SP. Then you have SQ is to QP. SQ is to QP where Q is the point on the circle dividing the line segment SP internally. अच्छा, ये वाला पॉइंट उसने Q मेंशन किया हुआ है, ये Q है. तो SQ is to QP. सेकेंड यू हैव टू वेरीफाई SQ अपॉन QP की वैल्यू क्या होगी. तो SQ तो रेडियस ऑफ द सर्कल ही हो गया. SQ तो आपका रेडियस ऑफ द सर्कल हो गया 2, और QP का डिस्टेंस हो गया SP माइनस Q रेडियस. तो फाइनली इट इज SQ तो रेडियस हो गया और QP हो जाएगा आपका SP माइनस रेडियस. तो इट इज 2 अपॉन SP. अभी निकाला था 2√5 माइनस रेडियस. तो रेडियस कितना आ रहा है. रेडियस आपका आ रहा है सर्कल का रेडियस वाज 2. सर्कल का रेडियस वाज 2. तो इट इज 1/√5 माइनस 1, और यू में से √5 प्लस 1/5 माइनस 1 4. तो रेशियो आ रहा है √5 प्लस 1 is to 4. तो ये इनकरेक्ट है क्योंकि √5 प्लस 1 is to 4 आ रहा है. √5 प्लस 1 is to 4. नेक्स्ट इज एक्स इंटरसेप्ट ऑफ द नॉर्मल टू द पैराबोला एट P. तो P पे नॉर्मल की लेते हैं. स्लोप आ चुका है. स्लोप ऑफ नॉर्मल था -t. t आया था 2. तो -2 का स्लोप है. तो इक्वेशन क्या आ गई आपकी. 2x प्लस वाई इज इक्वल टू किससे पास कराना है हमारा 4 से. तो इट इज 8 प्लस 4 12. तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P. नॉर्मल एट P. तो हमें निकालना क्या है इक्वेशन नॉर्मल एट P का एक्स इंटरसेप्ट. एक्स इंटरसेप्ट ऑफ दिस नॉर्मल. एक्स इंटरसेप्ट ऑफ दिस नॉर्मल इज y को 0 डाल देते हैं. तो y को 0 डालो. x की वैल्यू कितनी आ गई 6. x is coming out to be 6. तो x intercept is given to be 6. Yes, it is true. C is also true. And last option is the slope of the tangent to the circle at Q. तो वो कह रहा है Q पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी उसका स्लोप. तो क्लियरली दिख रहा है वो जो Q पॉइंट पे टेंजेंट बनेगी उसका स्लोप वही होगा जो P पॉइंट पे टेंजेंट होगी, क्योंकि हमारी कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग है. ठीक है, S एंड P कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग है. तो फाइनली Q पे जो टेंजेंट बनेगी उसका स्लोप P पे टेंजेंट के स्लोप के इक्वल होगा. टेंजेंट का स्लोप हमने निकाला था 1/t P पे, और T की वैल्यू आई थी फाइनली इवेंचुअली 2. तो बिल्कुल ठीक है. Q पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा, टेंजेंट एट Q का स्लोप कितना हो गया इस टेंजेंट एट P का स्लोप. ये सर पैराबोला पे है, ये सर्कल पे है. तो वो हो गया आपका 1/t विच इज कमिंग आउट टू बी 1/2. तो दैट इज ऑल्सो ट्रू. D is also correct. So it is from JEE Advanced 2016. Answer key is ACD. Okay, look at this question. It says let the curve C be the mirror image of the parabola y square is equal to 4x. Again, the parabola involved is y square is equal to 4ax. Rightward parabola. Y square is equal to 4x. And it says C is the curve. C is the curve which is mirror image of this parabola with respect to the line x plus y plus 4 is equal to 0. तो अगर हम इस x plus y plus 4 is equal to 0 को ड्रॉ करें तो y को 0 करोगे तो x की वैल्यू -4 आएगी. तो मतलब x इंटरसेप्ट -4 है, y इंटरसेप्ट भी -4 है. तो ये लाइन आ गई. इट इज x plus y is equal to -4. ओके, तो कह रहा है पैराबोला की इस कर्व इस लाइन के अबाउट जो इमेज आएगी, जो कि अप्रोक्सीमेटली कुछ ऐसी सी लग रही है, इसकी जो इमेज आएगी वो कर्व C रिप्रेजेंट कर रहा है. वो कर्व C रिप्रेजेंट कर रहा है. तो और वो कह रहा है फेड बी आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस कर्व C विद द लाइन y इक्वल टू -5. तो y इक्वल टू -5 की लाइन कुछ यहाँ आ जाएगी. y इक्वल टू -5 की लाइन, y इक्वल टू -5 की लाइन, और वो फाइनली उनका इंटरसेक्शन A एंड B है. AB की लेंथ निकालनी है. AB की लेंथ निकालनी है. तो ओके, तो पहले हम कर्व निकालते हैं, कर्व प्रिडिक्ट करते हैं, या फिर हम एक और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है कि हम y इक्वल टू -5 की इमेज निकाल लेते हैं लाइन x प्लस वाई इक्वल टू -4 पे, क्योंकि लेंथ ही निकालनी है हमें. तो y इक्वल टू -5 की जो इमेज x प्लस वाई इक्वल टू -4 पे आएगी वो कुछ हॉरिजॉन्टल आ जाएगी, मतलब सॉरी वर्टिकल आ जाएगी फाइनली. तो फिर ये लेंथ निकाल देंगे, मतलब लेंथ तो वही सेम ही है. तो मतलब कई सारी चॉइसेस है. तो इनफैक्ट वो निकालना भी आसान है कि इंटरसेक्शन पॉइंट से बस लाइन ड्रॉ करनी है. मतलब ये हॉरिजॉन्टल है, वो ऑब्लिक है 135 पे, तो वर्टिकल आ जाएगी बिल्कुल. तो लेकिन अब प्रॉपर पहले कर्व के लोकस निकालते हैं, उसमें एक नई लर्निंग होगी. पैराबोला का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ड्रॉ. पैराबोला का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ड्रॉ. लेट इट बी 80 स्क्वायर 280 A1 है. तो t स्क्वायर कॉमा 2t, t स्क्वायर कॉमा 2t. तो t स्क्वायर कॉमा 2t की इमेज जो इस लाइन के अबाउट आएगी, t स्क्वायर कॉमा 2t पॉइंट की, t स्क्वायर कॉमा 2t पॉइंट की इस लाइन के अबाउट जो इमेज आएगी, इमेज वाले फॉर्मूले से, इमेज वाले फॉर्मूले से वो कुछ यहाँ आ जाएगी.
यहाँ आ जाइए। तो क्योंकि हमने पॉइंट पैरामेट्रिक फॉर्म में लिया टी फॉर्म में, तो इस ये वाला पॉइंट भी फिर टी फॉर्म में ही आएगा, टी फॉर्म में ही आएगा। तो मैं पहले वो रिजल्ट लिखता हूँ कि अगर हमारे को x1 y1 पॉइंट की इमेज निकालनी है अबाउट द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, x1 y1 पॉइंट की ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के अबाउट इमेज निकालनी है, तो वो कोऑर्डिनेट अगर xy होते हैं, xy, तो रिजल्ट क्या है, रेशियो प्रोपोर्शन फॉर्मेट में x माइनस x1 अपॉन a, x जो हमने जिसका x निकालना है, मतलब जिस पॉइंट की रिफ्लेक्शन निकालनी है ये निकालना था, x माइनस नोन x1 डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b, y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू -2, एक वेट लगा रहे हैं -2 टाइम्स वो जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए थे ना x1 y1, उस पॉइंट को इस लाइन में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इट विल बी ax1 प्लस by1, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर टू b स्क्वायर। तो अब जो राइट साइड पे जो थर्ड टर्म लिखी है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो एक एक करके जब आप इसको इसके इक्वेट करोगे, जब इसको इसके इक्वेट करोगे, तो बाकी सारे नोन क्वांटिटीज, सिर्फ अननोन क्वांटिटीज एक्स वाई है उसके क्वांटिटी निकल आते हैं। तो ये काम करते हैं हम। तो हमें निकालनी है, इमेज निकालनी है टी स्क्वायर कॉमा 2t की अबाउट द लाइन x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। तो लेट द इमेज पॉइंट इज एक्स वाई। तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, x माइनस टी स्क्वायर अपॉन x का कोफिशिएंट दैट इज 1, क्योंकि लाइन की इक्वेशन क्या है x प्लस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो, तो x का कोफिशिएंट 1 आ रहा है। सिमिलरली y माइनस 2t अपॉन 1 इज इक्वल टू -2 टाइम टी स्क्वायर कॉमा 2t, जो कोऑर्डिनेट दो नोन है जिसके इमेज निकाल रहे हो वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट करोगे लाइन में, तो इट मस्ट बी टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 डिवाइडेड बाय x का और y के कोफिशिएंट के स्क्वायर का सम, स्क्वायर रूट मत कर देना जो डिस्टेंस फॉर्मूले में होता है, तो इट इज सिंपली 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। इनफैक्ट यहाँ से याद रखो कि ये जो क्वांटिटीज है इनके स्क्वायर का सम आता है इधर फाइनली। तो ये कितना हो गया, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 2, तो ये 2 गेट कैंसिल। तो अब अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो x की वैल्यू आ रही है टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4, तो इट इज कमिंग टू बी -2t माइनस 4। सिमिलरली y की वैल्यू निकालें तो 2t ऐड हो जाएगा जाके उधर, 2t माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 4, 2t गेट्स कैंसिल, तो इट इज माइनस टी स्क्वायर माइनस 4। तो अब जो ये इक्वेशन आई x इज इक्वल टू -2t माइनस 4 एंड y इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर माइनस 4, ये जो इक्वेशन आई ये रिक्वायर्ड कर्व C जो इमेज है उसकी पैरामीट्रिक फॉर्म आ गई, उसकी पैरामीट्रिक फॉर्म। दिस इज एक्चुअली दिस इज कर्व C, दिस रिप्रेजेंट्स कर्व C इन पैरामीट्रिक फॉर्म। और अगर इसकी कार्टेशियन फॉर्म चाहिए तो बहुत आसान है, t को एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब फर्स्ट इक्वेशन से t लीनियर में आराम से रिप्रेजेंट हो जाएगा x की टर्म में। तो फर्स्ट इक्वेशन से t कितना आ रहा है आपका, t आ रहा है मेरा x प्लस 4 बाय -2, और इसको रिप्लेस कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में, मतलब सेकंड y का, y जो एज एन एक्सप्रेशन फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, तो y किसके इक्वल हो गया माइनस टी स्क्वायर, तो इट इज माइनस ऑफ x प्लस 4 बाई 2 का होल स्क्वायर, माइनस अंदर वाला हटा दिया मैंने, स्क्वायर कर रहे थे क्योंकि, और -4, तो इट इज कमिंग आउट टू बी x प्लस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4 टाइम्स y प्लस 4, y प्लस 4 इंटू -4 इधर लेके आऊँ, तो ये इक्वेशन है। दिस इज योर कर्व C, इट्स अ डाउनवर्ड पैराबोला जिसका वर्टेक्स है -4 पे, इसका वर्टेक्स है -4 -4, ये जो पॉइंट था ना ये -4 इस पे वर्टेक्स है, ठीक है। तो अब ये आगे का क्वेश्चन तो सिंपल है। अब वो कह रहा है y इक्वल टू -5 के साथ जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएंगे उनका डिस्टेंस निकालना है, तो मैं इसमें y को -5 रिप्लेस करता हूँ, तो -5 प्लस 4 राइट हैंड साइड पे आ जाएगा, -1 इंटू -4 प्लस 4, तो x प्लस 4 की वैल्यूज क्या आ गई प्लस -2, तो दैट गिव्स यू x एज 2 -4 -2 और -2 -4 -6। तो दो पॉइंट्स क्या आ गए a एंड b के, मतलब -2 -5 एंड -6 -5। तो ए बी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए बी का डिस्टेंस हो गया आपका -2 -6 दैट इज 4, ए बी की लेंथ आपकी हो गई 4 यूनिट। वो बाई चांस की लेटेस्ट रेक्टम ही है, बाई चांस y इक्वल टू -5 जो लाइन आई है वो उसकी लेटेस्ट रेक्टम आई है, मतलब वो तो मतलब कंप्लीटली करा है मैंने इसलिए, अदरवाइज मतलब ये y इक्वल टू -5 जो लाइन आई है इसकी लेटेस्ट रेक्टम आ गई है फाइनली। तो लेटेस्ट रेक्टम ही पूछ रहा था, तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ में तो पैराबोला की इमेज में कोई चेंज होना ही नहीं था, तो ओरिजिनल पैराबोला की जो लेटेस्ट रेक्टम थी 4 वही फाइनल आंसर आना था ओवरऑल, मतलब घुमा के पूछ रखा था। बट मतलब इसमें लर्निंग है कि पैराबोला की इमेज कैसे निकालेंगे किसी भी लाइन के अबाउट, तो हम पैराबोला या किसी भी कर्व की इमेज के लिए हम उस कर्व का पैरामेट्रिक फॉर्म पे इमेज वाला फॉर्मूला लगाते हैं लाइन के अबाउट, और वो जो फॉर्म आती है x की वैल्यू और y की वैल्यू वो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द रिक्वायर्ड इमेज आ जाती है, रिक्वायर्ड इमेज।
Okay, look at this question. It says if the normals of the parabola y square is equal to 4x drawn at the endpoints of the latest rectum, parabola is y square is equal to 4x और इसकी लेटेस्ट रेक्टम होगी 1 0 पे, कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1 2 a 2a a -2a 1 -2। तो वो कह रहा है इसके एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पे हमने नॉर्मल्स ड्रॉ करी, नॉर्मल्स ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसे आएगी। तो क्योंकि लेटेस्ट रेक्टम आपकी जो होती है वो भी एक फोकल कॉर्ड होती है, तो इनकी जो टेंजेंट्स होंगी वो भी जाके आपकी डायरेक्ट्रिक्स भी मीट कर जाएंगे। तो सिमेट्रिकली मैं ये कह सकता हूँ वो एक्चुअली में डायरेक्ट्रिक्स का जो फुट है -1 0 उसी पे मीट कर जाएंगे। इनफैक्ट ये फिगर पर्टिकुलरली स्क्वायर हो जाती है मतलब। तो वो कह रहा है जो ये टेंजेंट्स ड्रॉ कर सॉरी नॉर्मल्स ड्रॉ करिए, दे आर टेंजेंट्स टू अ गिवन सर्कल विद सेंटर 3 -2 रेडियस r। तो 3 -2 रेडियस r आपका कहाँ हो गया, 3 एप्सिसा 2 3 3 -1 ये था, तो 3 आपका समझ जहाँ भी होगा 3 -2 रेडियस r। तो बस सीधा सीधा सही है। आप नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं, तो नॉर्मल की इक्वेशंस क्या आई, नॉर्मल की इक्वेशंस आई आपकी, नॉर्मल्स की इक्वेशन क्या हो जाएंगी 1 -2 पे, मतलब इनफैक्ट 1 2 का स्लोप t = 1 होता है, मतलब t 1 2 के रिस्पेक्ट में जो 80² 280 है, मतलब आपका जो अगर इसका 80² 280 लिखे तो 80² 280 कितना होगा t² 2t, और अगर ये पॉइंट 1 2 है तो t हैज टू बी 1। तो लेटेस्ट रेक्टम का जो वन एंड पॉइंट है अबव एक्स एक्सिस उसका t 1 होता है, और बिलो एक्स एक्सिस वाले का t = -1 होता है पैरामीटर। तो t अगर 1 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगी -1, और t -1 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगी 1। तो लेट्स से -1 वाली स्लोप की इक्वेशन आ जाएगी आपकी x + y = 3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पासिंग थ्रू 1 2 हैविंग स्लोप -1। और वो कह रहा है ये जो नॉर्मल है ये एक सर्कल को टच कर रही है, ये जो नॉर्मल आ रही है ये एक सर्कल को टच कर रही है जिसका सेंटर 3 -2 पे है। तो 3 -2 से इस नॉर्मल का डिस्टेंस निकालते हैं। तो 3 -2 से नॉर्मल का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, x की जगह 3 डाल दिया, ax1 + by1 हो गया आपका -2 -3 डिवाइडेड बाय √a² + b² दैट इज 1 + 1 का मॉड्यूलस। तो इट इज कमिंग टू बी 2/√2, √2 आ रहा है √2। तो ये r के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि सर्कल अगर टच कर रहा है तो उसका डिस्टेंस, लाइन का डिस्टेंस सेंटर से रेडियस के इक्वेट कर दिया, तो r इज कमिंग टू बी √2। पूछा क्या था r², तो r² का आंसर हो गया 2। इट्स फेयरली सिंपल क्वेश्चन। r² की वैल्यू आपकी आ गई 2। सिमिलरली आप दूसरी लाइन के लिए भी कर सकते हो, दूसरी लाइन पे भी सेम ही आंसर आएगा। तो r² इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल x² + y² = 2 and the parabola y² = 8x touch the circle at the points pq। ओके, एक तो सर्कल इन्वॉल्व है अगेन, x² + y² = 2, सेंटर ओरिजिन रेडियस √2 का, देयर इज अ राइटवर्ड पैराबोला y² = 8x, y² = 8x, टच द सर्कल एट द पॉइंट p and q, मतलब दो टेंजेंट बन रही है कॉमन। एक टेंजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगी, फर्स्ट और सेकंड में, और एक सिमेट्रिकली सेकंड एंड फोर्थ में जाके टच करेगी। तो ये फिगर बनी, पैराबोला और सर्कल पे कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दी। तो कह रहा है सर्कल को तो टच कर रही है आई थिंक पी एंड क्यू पे, टचेस द सर्कल एट द पॉइंट पी एंड क्यू। तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी आ गया, ये क्यू आ गया, सिमेट्रिकली है, तो मैं ये कह सकता हूँ पी एंड क्यू आर वर्टिकली ऑपोजिट ईच अदर, एक्स एक्सिस के अबाउट इमेजेस होंगे। एंड पैराबोला को टच कर रही है आर एंड एस पे, तो पैराबोला को आर पे और दूसरा पॉइंट हो गया एस सिमेट्रिकली नीचे। ये हम कह सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि पैराबोला की एक्सिस सिमेट्री एक्स एक्सिस है, सर्कल की तो कोई भी डायमीटर एक्सिस सिमेट्री होती है, तो एक्स एक्सिस भी एक्सिस सिमेट्री है क्योंकि सेंटर एक्स एक्सिस पे है। तो फाइनली हम कह सकते हैं पी एंड क्यू अपोजिट टू ईच अदर होंगे, एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन होंगे, और सिमिलरली आर एंड एस। तो अब वो पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रेटल पी क्यू आर एस, व्हाट इज द एरिया ऑफ द क्वाड्रेटल पी क्यू आर एस, द एरिया ऑफ द क्वाड्रेटल पी क्यू आर एस, जो फाइनली क्वाड्रेटल फ्रेम हुआ पी क्यू आर एस, इसका एरिया। तो ये तो क्लियर है कि पी क्यू जो होगा वो आर एस के पैरेलल होगा, तो इट इज डेफिनेटली अ ट्रेपीजियम, और ट्रेपीजियम का एरिया कितना होता है, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड इनटू डिसमिड देम।
तो मुझे एक्चुअली ये लेंथ्स निकालनी है, और इस लेंथ्स को निकालने के लिए, क्योंकि ये मतलब एक किस्म से एक्स एक्सिस के बहुत इमेजेस हैं, तो मुझे एक्चुअली में ये पी का ऑर्डिनेट और आर का ऑर्डिनेट निकालना है और इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो दैट इज सफिशिएंट फॉर फाइनली इक्वेशन। तो पहला काम करते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं टू द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं। तो चाहे टी में लिख लो, चाहे मतलब स्लोप में लिख लो, योर चॉइस। तो टी में लिखते हैं चलो। तो टी पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या थी? टी में इक्वेशन थी x माइनस टी वाई इज इक्वल टू माइनस ए टी स्क्वायर। तो a कितना है इसका 2, तो इट इज माइनस 2t स्क्वायर। तो x माइनस टी वाई इज इक्वल टू माइनस 2t स्क्वायर। और अगर स्लोप में लिखते हैं तो मैं लिखता y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। सी की वैल्यू a बाई एम ले लेते हैं फाइनली। ठीक है, तो ए मैंने डाल भी दिया क्योंकि 4ax का a दिया हुआ था 2, तो ये इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन सर्कल पे भी टेंजेंट है, सर्कल पे टेंजेंट है, तो सर्कल पे और सेंटर से जो डिस्टेंस होगा इस लाइन का, सर्कल पे सेंटर से जो डिस्टेंस होगा इस लाइन का वो रेडियस के इक्वल हो जाएगा बेसिकली। तो दैट इज ऑल्सो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ द सर्कल। तो सेंटर आ गया इसका 0 0, तो 0 0 से इसका डिस्टेंस कितना हो गया 0 माइनस 0 प्लस 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। मॉड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब ये क्वांटिटी पॉजिटिव दिख रही है। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए आपको? रेडियस के। तो रेडियस ऑफ द सर्कल दिया हुआ था सच क्वेश्चन में √2। तो रेडियस ऑफ द सर्कल वाज √2। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स गिव्स यू 4t4 इज इक्वल टू 2 प्लस 2t स्क्वायर। तो आई कैन से इट इज 2t4 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो आई थिंक टी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 1, एक रिजेक्ट हो जाएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव आ रही है, टी स्क्वायर इज 1। तो टी की वैल्यू क्या आ गई? प्लस माइनस 1। तो टी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। तो हेंस यू कैन से टी की वैल्यू प्लस माइनस 1 आने का मतलब ये हो गया कि एक स्लोप है 1/t का 1, और एक मतलब इसका बाई चांस -1 वाला होगा और इसका स्लोप हो जाएगा 1। ठीक, तो इनफैक्ट कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? जैसे इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a t स्क्वायर 280, दैट इज a अप का इसका था 2, a t स्क्वायर 280। तो a अप का 2 है तो इट इज 2t स्क्वायर, मतलब 2, ये 1 वाला है, ये -1 वाला है। स्लोप 1/t होता है, स्लोप 1/t होता है। तो स्लोप पॉजिटिव मतलब एक्यूट एंगल वाले का पॉजिटिव होगा ना, तो t इक्वल टू 1। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए आपके 2t स्क्वायर, a क्योंकि 2 है, और 280, a इज 2, तो इट इज 4t। और यू में से t की वैल्यू 1 डाल भी देते हैं, तो 2 4 वर्टिकली ऑपोजिट s के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2, -4। t की वैल्यू -1 डाल के भी निकाल सकते हो, t की वैल्यू -1 भी डालें। तो rs की लेंथ कितनी हो गई? 8। rs की लेंथ हो गई 8। अब मेरा काम रह गया PQ पे फोकस रह गया, मतलब PQ के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो PQ के बीच का डिस्टेंस भी आ जाएगा और बाकी क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। तो PQ के डिस्टेंस निकालने के लिए आई नीड कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q। तो हमारी फाइनली पहले टेंजेंट की क्वेश्चन लिख लेते हैं। टेंजेंट की क्वेश्चन आ गई, लेट्स से अबव एक्स एक्सिस वाली, y इज इक्वल टू mx, m आपका हो गया, इनफैक्ट स्लोप t में डाल देते हैं, t की वैल्यू 1 डाल देते हैं। तो इसकी इक्वेशन बन गई आपकी t इज इक्वल टू 1 पे x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, और यू से y इक्वल टू x प्लस 2, y इज इक्वल टू x प्लस 2 अबव एक्स एक्सिस वाली है, y इक्वल टू -x माइनस 2 बिलो एक्स एक्सिस वाली हो जाएगी फाइनली। ठीक है, तो इसका कॉन्टैक्ट निकालना है फ्रॉम सर्कल, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सर्कल। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सर्कल होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सर्कल होता है -mr² r² c। ये भी अगेन लर्न करने वाला रिजल्ट है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सर्कल होता है किसी लाइन का, टेंजेंट का, -mr² c r² c। m स्लोप, c y इंटरसेप्ट, r² उसका रेडियस। तो यहाँ पे अगर m देखें तो m 1 है, m1 है, तो इट इज -1 इंटू r² की वैल्यू आपकी आ गई 2 बाई c। c कितना है इसका 2, कॉमा r² इज 2 बाई c, c इज ऑल्सो 2। तो इट इज कमिंग आउट टू बी -1, 1। तो ये आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे p के, ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे p के। तो q के क्या हो जाएंगे सिमिलरली -1, -1। तो p के कोऑर्डिनेट हो गए -1, 1 और q के कोऑर्डिनेट हो गए -1, -1। तो अगर आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के कोऑर्डिनेट लर्न रखो, जैसे पैराबोला के तो अभी हमने किया 80 स्क्वायर 280, पैरा सर्कल के लिए हो जाते हैं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में सर्कल है x² + y² r², तो उसके पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं -mr² c, r²c। तो अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना हो गया? एरिया ऑफ क्वाड्रेटल PQRS विल बी हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो PQ की लेंथ हो गई आपकी 2 यूनिट, RS की लेंथ हो गई आपकी 8 यूनिट, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो
पी क्यू की इक्वेशन हो गई, पी क्यू की इक्वेशन हो गई x इज इक्वल टू -1 और आर एस की इक्वेशन हो गई x इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2। तो इनके बीच का गैप हो गया 2 माइनस ऑफ -1, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप हो गया 3 यूनिट, तो इट इज 3, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 10/2 5 into 3 15 square units, 15 square unit is the answer for this, that is option D. Okay, again a circle and parabola base. It says S be the focus of the parabola, y square is equal to 8x. इसका a हो गया आपका 4 into 2, मतलब a 2 हो गया, तो फोकस 2 0 पे है। एंड इट सेज पी क्यू बी द कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल एंड द गिवन पैराबोला। तो अगेन वो कह रहा है कि ये जो सर्कल और एक पैराबोला है, एक सर्कल दिया हुआ है, ये पैराबोला को कहीं पे कट कर रहा है। तो बाई चांस जो सर्कल है, आप सर्कल में ऑब्जर्व करो सी नहीं है, मतलब सर्कल का कांस्टेंट टर्म मिसिंग है। तो कांस्टेंट टर्म मिसिंग होने का मतलब होता है कि सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है और पैराबोला भी ओरिजिन से पास कर रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पी क्यू कॉमन कॉर्ड है, मतलब पी क्यू एक कॉर्ड है जो दोनों पे है, मतलब दो पी और क्यू के कोऑर्डिनेट सर्कल पे भी है और पैराबोला पे भी है। तो उसमें से एक पॉइंट तो ये ओरिजिन ही हो जाएगा, मतलब हमें निकालने की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट अभी देखते हैं, तो लेट्स अज्यूम कि वो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो कुछ सर्कल बन रहा होगा कुछ, तो हमें पी क्यू की इनफैक्ट हमें कुछ और निकालना है, हमें एरिया ऑफ पी क्यू एस निकालना है, वेयर एस डिनोट्स द फोकस, मतलब ये जो एस है हमें एरिया ऑफ पी क्यू एस निकालना है, पी क्यू एस का एरिया निकालना है। तो सबसे पहले काम करते हैं, पी तो ऑरिजिन दिख ही रहा है, तो इनमें हमें सर्कल और पैराबोला को सॉल्व करना पड़ेगा। तो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो इसमें बाई चांस वाई की क्वाड्रेटिक टर्म भी है, लीनियर टर्म भी है, एक्स की क्वाड्रेटिक टर्म है, लीनियर टर्म भी है, और इसको सॉल्व किसके साथ करना है, पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x के साथ। तो आई थिंक x रिप्लेस करना ईजी है, अदरवाइज मैं वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर सकता हूँ x की टर्म में, बट फिर एक y बचेगा तो उसको स्क्वायर करके फाइनली x में टाइम आएगा। तो x रिप्लेस कर देता हूँ वाई स्क्वायर बाई 8 से, तो आई एम गेटिंग y की पावर 4/64 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x, तो माइनस 2x हो गया आपका माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 0। तो आई थिंक एक y/64 का फैक्टर सीधा कॉमन लेते हैं, क्योंकि ये हो जाएगा दोनों मिला के 3y स्क्वायर बाई 4, 3y स्क्वायर बाई 4। तो y/64 का कॉमन लिया फैक्टर, तो अंदर बचेगा वाई क्यूब प्लस 64 हमारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 64 4 से कटेगा 16 इंटू 3 48y और माइनस में आ गया आपका, माइनस में 4y में 64 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 4 इंटू 4 16 256 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। तो y कैन बी 0, वो तो होना ही था एक पॉइंट का। अब बचा वाई क्यूब प्लस 48y माइनस 256, तो अब ये फिर से कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी। तो आई थिंक हिट एंड ट्रायल लाना पड़ेगा, अब हमारे पास कोई चॉइस तो है नहीं क्यूबिक को डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए, तो ट्रायल एंड एरर करते हैं। कुड बी 1 तो नहीं बनेगा डेफिनेटली, 2 से भी बड़ी छोट, मतलब ये वाई क्यूब और 48y का सम छोटा ही आ रहा है, 8 प्लस 96। तो नेक्स्ट 4 का मल्टीपल देख लेते हैं, 4 हो गया आपका, 4 डालने पे यू गेट y को 4 डालते हैं, तो इट इज 64 प्लस 16 17 18 19 192 4 2 6 9 6 15 256, तो बिल्कुल ठीक है, 256 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y की वैल्यू एक आ रही है 4, मतलब एक ऑर्डिनेट 0, वो तो दिख ही रहा था, पहले ही पता था, एक y 4 आ रहा है। फर्दर आप चेक करके देखिएगा, मे बी बची हुई क्वाड्रेटिक का कोई रूट ना आ रहा हो, इमेजिनरी रूट्स आ रहे हो। तो y इक्वल टू 4 के कॉरस्पॉन्डिंग x कितना हो गया, x हो गया हमारा 16/8, 16/8 इज 2। तो सेकंड पॉइंट हो गया 2 4, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ q आ गए 2 4, p के कोऑर्डिनेट 0 0 और s के कोऑर्डिनेट तो दिए हुए थे। तो अब एरिया सीधा निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एस इज हाफ इंटू क्यू एस, बेस क्यू एस मान लेते हैं, बेस क्यू पी एस मान लेते हैं, बेस पी एस मान लेते हैं। तो अब जो Q का डिस्टेंस पी एस से होगा वो हाइट हो जाएगी, तो बाई चांस वो वर्टिकल जो होगा वो Q का ऑर्डिनेट ही होगा, वो जो ऑर्डिनेट वैल्यू होगी, ऑर्डिनेट वैल्यू वो क्यू एस पी एस से बेस की लेंथ हो जाएगी फाइनली। तो ऑर्डिनेट वैल्यू ऑफ Q आ रहा है 4, ordinate value of q is 4, hence it is half ps into ordinate of q, that is 4, so it is half ps की लेंथ हो गई आपका s 20 पे था, तो it is 2 into 4, so it is 4 square units। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4 square units।
is 4 square units. It is from Advanced 2011. It says y square is equal to 8x is the parabola. Y square equals 8x is the parabola. Delta 1 be the area of the triangle formed by the end points of the latest rectum. तो इसका a कितना है, a 20 है, तो 20 पे फोकस आ गया, उससे हमने एक लेटेस्ट रेक्टम ड्रॉ करी. लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स हो गए 2,4, a,2a, a,-2a. तो इसने क्या रखा है, डेल्टा 1 बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम एंड अ पॉइंट 1/2, ऑन द पैराबोला. 1/2, पैराबोला के ऊपर, ये बिल्कुल ठीक है. 1/2, यहाँ पे कहीं पे होगा. एब्सिसा 1/2, ऑर्डिनेट 2. दिस इज पॉइंट पी. तो कह रहा है डेल्टा 1 जो डिनोट कर रहा है वो एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम और पी को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया है. मतलब डेल्टा 1 ये है, डेल्टा 1. तो दिस डिनोट्स डेल्टा 1, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज डिनोटिंग डेल्टा 1. फर्दर वो कह रहा है डेल्टा 2 डिनोट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द ड्राइंग द टेंजेंट्स एट पी. पी पे एक टेंजेंट और एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पे टेंजेंट. मतलब हमने लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करी. एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पे टेंजेंट तो जाके वाई एक्सिस पे मीट कर जाती है, एक्स एक्सिस पे, डायरेक्ट्रिक्स के एंड पॉइंट पे, इनफैक्ट डायरेक्ट्रिक्स के फीट पे, और एक पी पे उसने टेंजेंट ड्रॉ करी, पी पॉइंट पे. तो बाहर एक ट्रायंगल बनेगा, उसका वो कह रहा है एरिया डेल्टा 2 है, डेल्टा 2. तो हमें डेल्टा 1 बाय डेल्टा 2 निकालना है. डेल्टा 1 बाय डेल्टा 2 इज द रिक्वायरमेंट. डेल्टा 1 बाय डेल्टा 2. तो एक तरीका तो ये है कि हम तीनों कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, पी के भी दिए हुए हैं, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी दिए हुए हैं, तो तीनों पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख के और फिर हम उन टेंजेंट्स को सॉल्व करके बाहर वाले ट्रायंगल्स के एरिया, ट्रायंगल के वर्टिसेस निकाल लें, फिर एरिया निकालते हैं. लेकिन हमने पिछली क्लास में ये रिजल्ट किया था, इस टाइप के सिनेरियो में अगर एक ट्रायंगल अंदर है, पैराबोला के सर्कमफ्रेंस पे एक ट्रायंगल बन रहा है और उन्हीं पॉइंट के एंड पॉइंट्स पे टेंजेंट्स ड्रॉ करके बाहर एक ट्रायंगल बन रहा है, तो अंदर वाले ट्रायंगल का एरिया डबल था बाहर वाले ट्रायंगल के एरिया से. तो डेल्टा 1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डेल्टा 2. ये एज अ रिजल्ट हमने पिछले क्लास के अंदर किसी क्वेश्चन में किया था पहले, और मैंने कहा था इसको लर्न रखो, इसको लर्न रखो. तो डेल्टा 1 बाय डेल्टा 2, डेल्टा 1 बीइंग ट्वाइस ऑफ डेल्टा 2, मतलब अंदर वाले ट्रायंगल का एरिया बाहर वाले ट्रायंगल के एरिया का डबल होता है. तो डेल्टा 1 बाय डेल्टा 2 विल बी नथिंग बट 2. अदरवाइज आपके पास जो कैलकुलेशन है वो ये है कि डेल्टा 1 किसके इक्वल होगा, डेल्टा 1 होगा आपका हाफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ व्हाट, 2, 4, 1. देन वी हैव हाफ, हाफ के कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डिनेट कितना था, 2. तो इट इज हाफ 2, 1. देन वी हैव 2 - 4, 1. ये डेल्टा 1 हो जाएगा. डेल्टा 2 के लिए हमें एरिया के लिए जो बाहर इंटरसेक्शन पॉइंट्स आ रहे हैं उनके कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, जिसमें से आप अगर इनको नाम दे दो, लेबल कर दो कि लेट्स से अगर ये है L, M, N. M तो चलो पता है, M के कोऑर्डिनेट हो गए आपके -2, 0. तो इट विल बी हाफ -2, 0, 1. फिर लेट्स से n के कोऑर्डिनेट, n के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए n के कोऑर्डिनेट हैं p और इस एंड पॉइंट का लेट्स से l डैश, p और l डैश के टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट. तो p के कोऑर्डिनेट है हाफ, 1, हाफ, 2, सॉरी, हाफ, 2. तो हाफ और 2 का आपका ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा -1 और अर्थमेटिक मीन आ जाएगा आपका हाफ और 2 का 2 - 4, -2/2, -1, -1. तो ये मैंने ओरिजिनल लगा दिया. टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पे हमारे को जो एप्सिसास होता है उनका ज्योमेट्रिक मीन होता है, ऑर्डिनेट होता है अर्थमेटिक मीन. तो हाफ और 2 का मैंने ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिया, तो वो क्योंकि नेगेटिव साइड में था तो मैंने -1 ले लिया, ऑर्डिनेट -1, मतलब 2 और -4 का 2 - 4/2. तो इट विल बी -1, -1, 1, 1. ये हैं एन के और एल के हो जाएंगे. ये एम के थे, ये एन के थे और ये एल के सिमिलरली हो जाएंगे. पी का कोऑर्डिनेट है हाफ और उसका 2, तो हाफ इंटू 2, 1 का √1 और ऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 2 + 4, 6/2, 3, 1. तो रिजल्ट्स अगर याद है तो फटाफट ये कोऑर्डिनेट निकल गए, अदरवाइज फिर टेंजेंट्स को सॉल्व करके निकलते हैं. तो बस अब डेल्टा 1 बाय डेल्टा 2 निकाल के देखिएगा, आंसर विल बी 2. Okay, look at this question. It says xy be any point on the parabola y square is equal to 4x. y square is equal to 4x पैराबोला के सरफेस पे
एक पॉइंट रैंडम है एक्स वाई, एंड इट सेज P be a point that divides the line segment joining origin to this xy point in the ratio 1:3. तो origin से xy point को एक point 1:3 में डिवाइड कर रहा है, 1:3 में। तो उस पॉइंट P का लोकस निकालना है, उस पॉइंट P का लोकस निकालना है फाइनली। तो ठीक है, अब क्या करते हैं, लेट्स से दिस पॉइंट इज h, k, h, k। तो और P पॉइंट जो सरफेस पे है पैराबोला के, उसको इंस्टेड ऑफ एक्स वाई, वो तो दिया हुआ था एज पर क्वेश्चन, हम उसको ले लेते हैं 80² 280। तो इट विल बी लेट्स से t² 2t, a1 है पैराबोला का, तो t² 2t। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी सेक्शन फॉर्मूले से, h विल बी इक्वल टू 1 इंटू t² प्लस 3 इंटू 0 बाय 1 प्लस 3 बाय 1 प्लस 3। तो इट विल बी 1 इंटू t² प्लस 3 टाइम्स 0, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, 1 प्लस 3। तो इट इज सिंपली t² बाय 4, ये h हो गया। सिमिलरली k कितना हो जाएगा आपका, 1 इंटू 2t प्लस 3 इंटू 0 अगेन बाय 1 प्लस 3। तो इट विल कम आउट टू बी 2t बाय 4, दैट इज t बाय 2। ये क्या आ गया। तो अब इसी पॉइंट का हमें लोकस निकालना था, h और k जो निकले हैं अभी, तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म ही आ गई h k की। तो अगर t एलिमिनेट कर देंगे, यू विल गेट द लोकस। तो t की वैल्यू आ गई सेकंड इक्वेशन से 2k, और इस 2k को रिप्लेस कर देते हैं h वाली इक्वेशन में। तो h इज इक्वल टू t² बाय 4, दैट इज 4k² बाय 4। तो locus is coming out to be y² is equal to x. Locus is coming out to be y² equals x. So it's again a lightweight parabola. Y² is equal to x is the answer key. That is option C. Now look at this question. It says the tangent PT and the normal PN to the parabola y² is equal to 4ax. Parabola is y² equals 4ax, and it says the tangent PT and normal PN of to the parabola। कहीं सी पॉइंट P पे उसने एक टेंजेंट ड्रॉ करी है, और उसी पॉइंट P पे उसने एक नॉर्मल ड्रॉ करी है, बट ये T और N उसने आगे डिफाइन कर रखे हैं, वेयर इज T एंड N। इट सेज द पॉइंट P ऑन इट मीट द एक्सिस एट T एंड N। मतलब ये जो हमारी टेंजेंट ड्रॉ हो रही है वो एक्सिस, दैट इज एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस है, एक्सिस पे T पे कट कर रही है टेंजेंट, और नॉर्मल N पे कट कर रही है। तो यू नीड टू फाइंड द लोकस ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल PTN। PTN जो ट्रायंगल अभी फॉर्म हुआ है उसके सेंट्रॉइड का लोकस निकालना है। तो पैराबोला है y² 4x, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये रहना चाहिए P के कोऑर्डिनेट। तो P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 80² 280, 80² 280। तो P पे टेंजेंट की इक्वेशन हो गई, टेंजेंट की इक्वेशन हो गई, टेंजेंट का स्लोप होता था 1/t। तो इट वाज x माइनस टी वाई इक्वल्स -80²। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ t क्या आ गए, कोऑर्डिनेट ऑफ t निकालने के लिए y को 0 डाल दें, क्योंकि t के कोऑर्डिनेट में ऑर्डिनेट 0 होगा, ये x एक्सिस पे है तो ऑर्डिनेट 0 होगा। तो y को 0 डाल दो, यू गेट -80², 0। तो इनफैक्ट t का जो एब्सिसा आ रहा है, t पॉइंट का जो एब्सिसा आ रहा है वो p का एब्सिसा भी था, मतलब जितनी दूरी पे p आगे है y एक्सिस से उतनी दूरी पे t पीछे है फाइनली। ठीक है, सिमिलरली नॉर्मल की इक्वेशन लिखते हैं। नॉर्मल की इक्वेशन का स्लोप था -t का, तो इट वाज tx प्लस वाई, tx प्लस वाई इज इक्वल टू 80³ प्लस 280। और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट जो n दिया हुआ है, n, उसका हम y0 कर देते हैं फिर से। तो कॉरस्पॉन्डिंग x कितना आ गया, 80² प्लस 2a, 80² प्लस 2a। बस ये ठीक है। अब हमारे को सेंट्रॉइड निकालना है, तो सेंट्रॉइड किसका निकालना है, PTN का। तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट होते हैं सिग्मा xi/3, सिग्मा yi/3, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y1 प्लस y2 प्लस y3/3। इसमें एक पॉइंट जो है वो P खुद है, मतलब ये T आया, ये N आया, ये P था। तो आई एम गेटिंग 80² माइनस 80² 80² माइनस 80² प्लस 80² प्लस 2a बाई 3, कॉमा 280 प्लस 0 बाई 3। तो इट इज कमिंग आउट टू बी a कॉमन t² प्लस 2 बाई 3, कॉमा 280 बाई 3। तो इनफैक्ट इसी का लोकस निकालना है, उसके बाद कोई ऑप्शन प्रिडिक्ट करनी है, कुछ कुछ ऑप्शन दी हुई है। तो लोकस निकालने के लिए अब फाइनली t एलिमिनेट कर देते हैं इसमें से। ये x के कोऑर्डिनेट हो गए, ये y के कोऑर्डिनेट हो गए। तो t फ्रॉम सेकंड इक्वेशन इज कमिंग आउट टू बी t इज 3y/2a, और फर्स्ट में रिप्लेस कर देते हैं। x किसके इक्वल हो गया, a/3 इंटू t² प्लस 2, दैट इज 9y² बाय 4a² प्लस 2। तो अगर हम a/3 को क्रॉस कर दें या मल्टीप्लाई कर दें अंदर,
इसको ऐसे करते हैं, 3x बाई ए कर देते हैं, 3x बाई ए माइनस 2 इज इक्वल टू 9y² बाई 4a², और यू मे राइट इट एज y² इज इक्वल टू 4a² बाई 9 टाइम्स 3x माइनस 2a बाई ए। ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इट इज कमिंग आउट टू बी, इनफैक्ट 3 भी बाहर लेना पड़ेगा ब्रैकेट से, तो इट विल बी 4a बाई 3 इंटू एक्स माइनस 2a बाई 3। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, मतलब हमारा पैराबोला आ गया फाइनली, y² इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ a बाई 3, ये a हो जाएगा, और x माइनस 2a बाई 3, y² टू 4ax फॉर्म में आ गया जो लोकस है। ये कैपिटल x है, ये a हो गया, y² तो है ही लेफ्ट में। तो अब बस ऑप्शन प्रिडिक्ट करनी है, ऑप्शंस हैं हमारे पास, वर्टेक्स इज 2a बाई 3, 0, बिल्कुल ट्रू, तो हमारा वर्टेक्स आया ही 2a बाई 3, 0 है, ठीक है। देन वी हैव टू वेरीफाई सेकंड ऑप्शन, डायरेक्ट्रिक्स इज x इज इक्वल टू 0, तो डायरेक्ट्रिक्स होती थी राइटवर्ड पैराबोला की x इज इक्वल टू माइनस ए, तो यहाँ पे कैपिटल x मतलब x माइनस 2a बाई 3 इज इक्वल टू माइनस ए इज a बाई 3, तो इट इज कमिंग आउट टू बी x इज इक्वल टू a बाई 3, ये डायरेक्ट्रिक्स आ रही है। तो ये वेरीफाई नहीं हुआ क्योंकि उसने डायरेक्ट्रिक्स क्या रखी थी, डायरेक्ट्रिक्स इज x इक्वल टू 0, फॉल्स। देन इट सेज लेटेस्ट रेक्टम इज ऑफ लेंथ 2a बाई 3, लेटेस्ट रेक्टम इज ऑफ लेंथ 2a बाई 3, तो 4a 2a बाई 3 आ रहा है क्या, नो 4a आ रहा है 4a बाई 3, तो दैट इज ऑल्सो फॉल्स, लेटेस्ट रेक्टम इज नॉट 2a बाई 3। एंड द लास्ट ऑप्शन इज यू नीड टू वेरीफाई फोकस, वेदर फोकस इज a0 और नॉट, तो फोकस होता था x इज a y 0, मतलब हमें ये चेक करना है क्या x माइनस 2a बाई 3 को a के इक्वेट करके, इसका a है a बाई 3 और y तो 0 डालना है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2a बाई 3 प्लस a बाई 3, 3a बाई 3, दैट इज x इक्वल टू a ही आ रहा है, तो फोकस a0 पे ही है, बिल्कुल ठीक है, फोकस इज एट a0 ओनली, तो दैट वेरीफाइज ऑप्शन a एंड d आर करेक्ट, ऑप्शंस a एंड d आर द करेक्ट ऑप्शंस। Okay, this is the last question of this session. It says consider the two curves y square is equal to 4x and a circle again. You need to verify whether the two curves touch each other at a point, touch each other at exactly 2 point, they intersect at 2 point but not touch each other, and they neither intersect nor touch each other। मतलब हमें बस इन दोनों कर्व का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन देखना है कि कैसा होगा। तो मैं y square is equal to 4x सेकंड इक्वेशन में प्लग इन कर देता हूँ, y square is equal to 4x को सर्कल में रिप्लेस कर देता हूँ, क्योंकि सर्कल में y की कोई टर्म ही नहीं, तो आराम से कैलकुलेशन हो जाएगी। y स्क्वायर को 4x डाल देते हैं, माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और बाई चांस परफेक्ट स्क्वायर बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो x की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ गई 1, रिपीटेड रूट है 1 1, और कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 y स्क्वायर की, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2 और माइनस 2, द 2 पॉइंट्स आर कमिंग आउट टू बी 1 2 एंड 1 माइनस 2। इनफैक्ट बाई चांस ये जो 2 पॉइंट आ रहे हैं ये इस पैराबोला के लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट भी है, क्योंकि ये 1 है, तो 1 2 एंड 1 माइनस 2 इस पैराबोला के लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट भी है। तो अगर हम पैराबोला स्केच करें तो पैराबोला के लेटेस्ट रेक्टम के एंड पॉइंट्स हैं 1 2 एंड 1 माइनस 2, और सर्कल इन्हीं 2 पॉइंट से पास कर रहा है। अब ये तो देखना है कि टच कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो टच करने के लिए आप वैसे तो रिपीटेड रूट जस्टिफाई कर रहे हैं कि टच कर रहा है, लेकिन आपको बिल्कुल अगर श्योर शॉट होना है तो आप डेरिवेटिव चेक कर सकते हो कि सर्कल का डेरिवेटिव क्या आएगा। लेट्स से पैराबोला का निकाल लेते पहले, तो पैराबोला का डेरिवेटिव आएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी आपकी 2 अपॉन वाई एट पर्टिकुलरली 1 2, वाई की वैल्यू अगर 2 डाल दें तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू एट 1 2, वाई की वैल्यू हमने 2 डाल दी, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 1, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1 2 पैराबोला का 1 आ रहा है पैराबोला का। और अब ये चेक कर लेता हूँ कि सर्कल का भी क्या बना रहा है, मतलब मेरे को ये चेक करना है कि सर्कल भी क्या इसी पॉइंट पे टच करता हुआ निकल रहा है, जो गिवन सर्कल है तब टच हो जाएगा, और स्लोप अगर डिफरेंट आ रहा है तो कट हो जाएगा फाइनली। अब सर्कल का डेरिवेटिव देखें, सर्कल आपकी इक्वेशन थी ये, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो कॉरस्पॉन्डिंग डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आपका आ गया 6 माइनस 2x बाई 2y, और यू में से 3 माइनस एक्स बाई वाई, 3 माइनस एक्स बाई वाई, और पॉइंट वही लेना 1 2, तो 1 2 पे सर्कल का डेरिवेटिव आ गया, सर्कल का डेरिवेटिव एट 1 2 इज डी वाई बाई डी एक्स इज 3 माइनस एक्स बाई वाई, तो इट इज 3 माइनस 1 बाई 2 बाई 2 अगेन 1, तो हेंस यू कैन से इट इज 1 2 पे दोनों कर्व आपस में टच कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का टेंजेंट का स्लोप सेम आ रहा है,
कॉमन टेंजेंट होगी 1 2 पे, ये जो यूनिक टेंजेंट है, और सिमेट्रिकली यू कैन से 1 - 2 पे भी, क्योंकि सेंटर इनफैक्ट सेंटर एक्स एक्सिस पे ही था ना, हाँ यस सेंटर 3 0 पे था, सेंटर 3 0 पे है पहले। तो दैट्स इट फॉर टुडे। तो हमने ऑलमोस्ट सारे जेई एडवांस के क्वेश्चन करे, और कुछ थ्योरी मैंने जेनरिक कराई जो शुरू में की थी पैराबोला की, और इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ ट्रू फॉर एवरी कोनिक सेक्शन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स एंड को नॉर्मल पॉइंट हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, हम सेशन क्लोज कर रहे हैं।